तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन सबको हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबको हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, मतलब जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ना, मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लाइफ या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग organisms are classified on the basis of on the basis of first, किसके बेसिस पे? सेल टाइप, सेल टाइप के बेसिस पे। दूसरा सेल वॉल के बेसिस पे, है ना, सेल वॉल। तीसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे। चौथा हम लोग देखते हैं क्या, बॉडी ऑर्गेनल्स कैसा है, टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनल्स, ठीक है, टाइप ऑफ बॉडी बॉडी ऑर्गेनल्स, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिफ्थ है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम सभी को क्लासिफाइड करते हैं। मतलब ये जितने भी हैं ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, है ना, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, है ना, या फॉलोइंग कैरेक्टर्स। क्लियर है? इन सभी कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम सबको क्लासिफाइड करते हैं। इन सब के बेसिस पे हम सबको क्लासिफाइड करेंगे। तो देखते क्या है कि जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, मतलब जो भी क्लासिफाइड हो रहा है, इन सब के अंदर जो क्लासिफिकेशन की जो प्रॉपर्टी चल रही है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो टाइप क्या है यहाँ पे? टाइप, जो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेसिस पे जब हम क्लासिफाइड करेंगे तो सबसे पहला कौन सा आएगा? सेल टाइप। फिर उसके बाद क्या होगा? सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर बॉडी, टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, ऑर्गन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम कैसा है, टिश्यू लेवल पे और क्लासिफाइड किया जाए, किसकी बेसिस पे क्लासिफाइड कर रहे हैं उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। मतलब इन सब की हम बात करते हैं कि किसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, हमको एक बार में किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकते हैं, है ना, है कि नहीं। तो होता क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको हम एक बार में सिर्फ एक की ही स्टडी कर सकते हैं। तो एक को हम एक बार में स्टडी कर सकते हैं, तो मल्टीपल जितने भी हैं उन सब की स्टडी हम एक बार में एक की करेंगे। तो मल्टीपल की स्टडी के लिए हमें मल्टीपल टाइम स्टडी करनी पड़ेगी, मल्टीपल ऑर्गन, मल्टीपल लाइफ के लिए हमें मल्टीपल टाइम हमें उनकी स्टडी करनी पड़ेगी। तो हम सबको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे, उनके कैरेक्टर के बेसिस पे उनको हम एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में डाल देते हैं। क्लासिफिकेशन में वही वाली बात है, क्लासिफिकेशन में हम किस में रखते हैं? किंगडम के बेसिस पे, किंगडम में डालते हैं। किस में डालते हैं? किंगडम। किस में डालेंगे? किंगडम में डालेंगे। तो किंगडम ठीक है, तो हम देखो इसमें ध्यान रखना कि देयर आर फाइव, देयर आर फाइव टाइप ऑफ, फाइव टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। वैसे तो 18 टाइप ऑफ कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन फाइव हमारे बुक में दिया है। नीट में आपका ये वाला पूछा जाता है, ये जो दिया गया पॉइंट, ये पूछा था कि ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। तो आपको पता होना चाहिए सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट होगा। तो इसमें से हो सकता है कि ये तीन ऑप्शन तो दिया रहेगा, एक ऑप्शन कहीं बाहर का होगा, तो वही ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा, है ना। इनकरेक्ट पूछा है तो आपको इनकरेक्ट खोजना होगा। समझ में आ रही बात मेरी, क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। बहुत सिंपल सी बात है कि
इजी, समझ गए। बहुत सिंपल सी बात है कि जो जितने भी क्लासिफिकेशन है उन सब में आपको किस बात का ध्यान देना होगा, उसमें आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि जो क्लासिफिकेशन का मोड है, ठीक है, कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, फिक्स है। 5 टाइप, कितने टाइप के, 5 टाइप के कैरेक्टर्स फिक्स है, ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को हम लोग किस में रखते हैं, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब तुमसे कोई पूछे कि टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को किस में रखा जाता है, तो ये रखा जाता है टैक्सोनॉमी में। किसको, टैक्सोनॉमी, है ना, किस में रखा जाएगा, टैक्सोनॉमी में रखा जाएगा। क्लियर, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में रखा। यस सर। तो इन सबको हम अलग अलग में क्लासिफाइड कर रहेंगे, अभी देखेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है। तो कुछ कंडीशन है, कुछ टर्म है जो हम लोग को पता होना चाहिए। तो अभी देखो, जैसे मान लो कि ये कोई पर्टिकुलर लाइफ है, ये कोई पर्टिकुलर लाइफ है ना, ये कोई पर्टिकुलर लाइफ है और यहाँ पे भी कोई पर्टिकुलर लाइफ है, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट लाइफ है यहाँ पे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, लाइफ है। तो इन सभी लाइफ को हमें क्लासिफाइड करना है, तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि मॉर्फोलॉजी, है ना, एक मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होता है ना। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे आप करोगे तो कैसे क्लासिफिकेशन होगा, एनाटॉमी के बेसिस पे, एनाटॉमी के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है ना। मतलब एक साइंटिफिक तरीके से हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ये साइंटिफिक तरीका ये भी है, साइंटिफिक तरीका ये भी, हमने बोला ना 18 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं टोटल, हम किसके बेसिस कितने कर सकते हैं, 18, है ना, यहाँ लिखा है 18 कैरेक्टर टोटल हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों के बुक में दिया है 5। और ये जो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बेसिस पे बात कर रहा है, ये आपके पेज नंबर 16 पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 16 पे, ठीक है। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो हम इसमें देखते हैं कि एरिस्टोटल जो पहले बंदे थे जिन्होंने क्या किया था, ये कहानी है, सुन लो इसको। एरिस्टोटल वो पहले बंदे थे जो कि देखने को क्या मिला था कि जो साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किए थे, जिन्होंने देखा था क्या कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे इन्होंने प्लांट को जो क्लासिफाइड किया था ट्री, सब्स और हर्ब्स में क्लासिफाइड किया था मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, मतलब हाइट के बेसिस पे, प्लांट की हाइट कितनी है ना, प्लांट की हाइट कितनी है के बेसिस पे ट्री, हर्ब और सब। जो बहुत बड़ा पेड़ था उसको ट्री रखा गया, जो बहुत बड़ा था उसको किस में रखा गया, ट्री में, है ना, जिसकी हाइट काफी थी। जो उससे छोटा था उसको किस में रखा गया, सब में, है ना, हर्ब, सब और सॉरी सब में, और इससे छोटे छोटे जो थे वो क्या थे, हर्ब्स थे। समझ में आ रही बात, इस तरह से क्लासिफिकेशन हुआ, इस तरह से क्लासिफिकेशन देखने को मिला। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो क्लासिफिकेशन है वो कई तरीके से है। तो अरिस्टोटल बाबा जो थे, जो फर्स्ट बंदे थे जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो साइंटिफिक तरीके से क्लासिफिकेशन की बात की थी, उसमें उन्होंने क्या देखा था, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे साइंटिफिकली उन्होंने क्लासिफाइड किया था। इसमें उन्होंने क्या किया था कि प्लांट को क्लासिफाई किया था ट्री में, हर्ब्स में और सब्स में, ठीक है। और एनिमल के लिए भी 2 ग्रुप बनाए थे, एनिमल के लिए भी 2 ग्रुप बनाए थे। तो मतलब जो एरिस्टोटल थे, इनका एक नाम लिख लेते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं, है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, है ना। जो एरिस्टोटल थे, एरिस्टोटल, तो इनके अंदर आप देखोगे कि इन्होंने प्लांट को जो क्लासिफाई किया था, जब किसको किया था, प्लांट को जो क्लासिफाई किया था, तो 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था। पहला जो था वो क्या था, ट्री, दूसरा क्या था, सब, तीसरा क्या था, हर्ब, ठीक है। इन 3 को क्लासिफाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ठीक है। और जब इन्होंने क्लासिफाइड किसको किया था, एनिमल को क्लासिफाई किया था इन्होंने, तो एनिमल को इन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया था। कितने ग्रुप में, 2 ग्रुप में ये ग्रुप हुआ, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पे प्लांट के लिए जो बोला गया है कि प्लांट के लिए बोला गया वर्ड कि यहाँ पे प्लांट को क्लासिफाई किया गया है, यहाँ पे क्या बोला गया वर्ड, क्लासिफाई, ठीक है। यहाँ पे प्लांट को क्लासिफाई की बात की गई है, और यहाँ पे किसकी बात की गई है, यहाँ पे इसको ग्रुप की बात की गई है,
ठीक है। तो एनिमल को क्लासिफाई नहीं किया गया, एनिमल को ग्रुप बना दिया गया दो ग्रुप में। एक ग्रुप था जिसके अंदर रेड ब्लड थे, है ना, रेड ब्लडेड, है कि नहीं, और दूसरे जिनके पास रेड ब्लड नहीं था, है ना। एक वो जिनके पास क्या थे, रेड ब्लड थे। सर तो बिना रेड ब्लड वाले तो बहुत कम होते हैं। और एक में रेड ब्लड नहीं थे। तो यही पहले उतना नहीं पता था, एरिस्टोटल के ज़माने में माइक्रोस्कोप नहीं था, एरिस्टोटल के ज़माने में बहुत सारे यंत्र संत्र नहीं थे, उसके बेसिस पे उन्होंने भी इतना क्लासिफाई कर दिया, बहुत किया, है ना। समझ में आई बात। यस सर। अब देखो अब क्या होगा, अब लीनियस आए, कौन आए, देखो कहानी है, कहानी सुनते चलो। कौन आया, लीनियस। कौन आया, लीनियस। कौन आया, लीनियस। लीनियस का नाम नोट करते हैं। लीनियस आए। लीनियस को बोला था फादर ऑफ, लीनियस को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, है ना, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। इन्होंने क्या बोला किया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू सर किंगडम, इन्हीं को तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के भी फादर बोलते हैं। इन्हीं को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के भी फादर बोलते हैं, ठीक है, इन्हीं को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के भी फादर बोलते हैं। इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की थी। किसकी बात की थी, टू किंगडम क्लासिफिकेशन की, ऑन द बेसिस ऑफ, ये पता होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे उन्होंने दो अलग अलग किंगडम बनाया, दो अलग अलग किंगडम, दो अलग अलग किंगडम बनाया। फर्स्ट किंगडम में इन्होंने रखा प्लांट को, फर्स्ट किंगडम किसको रखा, प्लांट को। तो उस किंगडम का नाम क्या पड़ा, प्लांटी। क्या नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा, प्लांटी, है ना। और दूसरा जो किंगडम था उसको किस में रखा, उसमें रखा एनिमल को, उसको किस में रखा, एनिमल को। तो उस किंगडम का नाम क्या पड़ा, एनिमिलिया। ठीक है, एनिमिलिया, LIA है, ठीक है, एनिमिलिया। तो इन्होंने पूरे प्लांट, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया, दो ही तरह के होंगे, जो प्लांट होंगे वो क्या होंगे, जो प्लांट होंगे वो होंगे ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफिक होंगे, है ना, वो क्या होंगे, ऑटोट्रॉफिक। और जो एनिमल होंगे वो क्या होंगे, हेटरोट्रॉफिक, है कि नहीं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का कैसा मोड है, ऑटोट्रॉफ है या हेटरोट्रॉफ है। यदि ऑटोट्रॉफ है तो उन सबको प्लांट में रख दो, दैट इज प्लांटी में रख दो, किंगडम प्लांटी हो गया। यदि हेटरोट्रॉफ है तो उसको एनिमल बोला जाएगा, एनिमी, तो एनिमल बोला जाएगा, तो किंगडम क्या हो जाएगा, एनिमिलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किंगडम एनिमिलिया। समझ में आई बात। तो जितने भी एनिमल थे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जितने, मतलब समझ में आ रहा है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उन सब को उन्होंने दो ही वे में क्लासिफाई किया। अब उनको उस समय इतना पता था नहीं कि बैक्टीरिया नाम की भी कोई चीज होती है। लीनियस के जमाने में इतना किसी को पता था क्या, लीनियस के जमाने में किसी को पता था नहीं कि बैक्टीरिया नाम की भी कोई चीज होती है। इसलिए बेचारे वो जो है अपना इस पे उन्होंने अपना काम किया, और इन्होंने कहा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज कर डाला। समझ में आया यहाँ तक, ये चीज समझ में आई। तो लिमिटेशन क्या थी टू किंगडम, यस सर। लिमिटेशन, लिमिटेशन मतलब क्या चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लिमिटेशन ये थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन की कि इन्होंने ये नहीं बताया, मतलब इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं कर पाया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाए किसके बीच में, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बीच में, है ना, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। ठीक है,
मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनकी जो लिमिटेशन थी, मतलब इनकी जो लिमिटेशन में यहाँ देखोगे आप यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट में इन्होंने इसमें क्या नहीं कर पाया, डिफरेंस नहीं कर पाया, ठीक है। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, तो इसमें उन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसको आप कहाँ पे रखोगे, है ना, उसको आप प्लांटिम रखोगे या एनिमिलिया में रखोगे, किस पे रखोगे, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ ऐसे भी एल्गी होते हैं जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं और वो यूकैरियोट है ना, कुछ ऐसे भी हैं जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, कुछ ऐसे भी हैं जो मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोट है, क्या है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है। प्रोकैरियोट। लेकिन आप उसको किस में रखोगे, प्लांट में रखोगे या एनिमल में रखोगे, तो इसको ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। तो ये बहुत दिनों तक, मतलब जो लीनियस का जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है बहुत दिनों तक एक्सेप्टेड रहा, बहुत लोगों ने इसको फॉलो किया, ठीक है, समझ बात, बहुत लोगों ने इसको फॉलो किया, लेकिन आगे जाकर के, ठीक है, आगे जाकर के मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, आगे जाकर के सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, आगे जाकर के नेचर ऑफ वॉल के बेसिस पे, आगे जाकर के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, हैबिटाट के बेसिस पे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ, फिर से क्लासिफिकेशन हुआ। तो उस समय जब क्लासिफिकेशन हुआ तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, और लास्ट में जो आया वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, अप टू 7 किंगडम तक आ चुका है, लेकिन हम लोग को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। तो यहां तक बहुत दिनों तक क्या रहा, इनकी ये बात बहुत लोग माने, लेकिन आगे जाकर के देखने को क्या मिला, मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, है ना, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, और क्या क्या बोला मैंने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, सेल टाइप के बेसिस पे, सेल वॉल के बेसिस पे, हैबिटाट के बेसिस पे, है ना, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ, मतलब इतने के बेसिस पे क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गया। तो क्लासिफिकेशन जब स्टार्ट हुआ यहाँ पर, ठीक है, मतलब अलग अलग मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है, अलग अलग चीजों के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है। जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ तो क्लासिफिकेशन कौन सा आया, आर.एच. विटेकर का, क्या आया, आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन देखने को मिला। किसका क्लासिफिकेशन, आर.एच. विटेकर। हेडिंग साथ साथ आप लोग भी नोट करते रहो ना, जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो किसका है, आर.एच. विटेकर का, आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर इन्होंने 1969 में अपनी बात रखी थी, और इन्होंने प्रपोज किया था 1969 में प्रपोज किया था किसको, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने प्रपोज किया था। अच्छा, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने प्रपोज किया था, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया था, सबसे पहला तो वो था सेल टाइप, है ना, दूसरा क्या है, सेल वॉल, तीसरा है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, चौथा था आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा था आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसको हम लोग एक पर्टिकुलर टर्म के बेसिस पे समझ लेते हैं, 5 किंगडम बनाते हैं, 5 अलग अलग किंगडम बनाते हैं।
ठीक है, ये तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। अब हम इसका इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बेसिस पे, मतलब ये क्या है, कैरेक्टर्स हैं, ये सब क्या है, कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे आप चाहो तो नोट कर सकते हो कि ये सब क्या है, कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 किंगडम है, ये सब पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, ये देयर आर 5 किंगडम्स। ठीक है, ये सब क्या है, 5 किंगडम। ये है आपका 5 किंगडम। तो 5 किंगडम में सबसे पहला कौन था, मोनेरा था। ये याद रखना, सबसे पहला क्या था, मोनेरा सबसे फर्स्ट था। मोनेरा सेल टाइप, किस टाइप का सेल होता है, इट्स अ प्रोकैरियोट्स, इट्स अ प्रोकैरियोट। सेल वॉल पाई जाती है, यस, सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल पाई जाती है। किस चीज की मिलकर बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन। अब यहाँ पे नोट कर लो कहीं पेप्टाइडोग्लाइकन के बारे में, पेप्टाइडोग्लाइकन is a हेट्रोपॉलीमर या हेट्रोसैकराइड पॉलीमर ऑफ सुगर कंपाउंड। ठीक है, हेट्रो क्यों बोलते हैं, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन is made up of नाग एंड नाम। ठीक है, ये एन है, ये एन था, देखने में एन नहीं लग रहा है, लेकिन देखने में नहीं है, लेकिन लिखने में एन है। ठीक है, नाग और नाम। ठीक है, पूरा नाम नोट कर लो, इससे पूछा जाता है। नाग का पूरा नाम होता है एन एसिटल GLU कोसामीन, और NAM नाम को बोलते हैं एन एसिटल न्यूमेरिक एसिड। ठीक है, तो इसके अंदर पाया था क्या, सेल वॉल। मोनरा में भी सेल वॉल होता है। मोनरा में सेल वॉल पाया जाता है, इट्स पॉजिटिव, दैट इज पाया जाता है, और पेप्टाइडोग्लाइकन होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन को हम लोग एक और चीज बोलते हैं, नॉन सेलुलोज। देखो नॉन सेलोजोइक, देखो सेलुलोज होता है ना, सेलुलोज मोस्टली सेल वॉल बनी होती है लोगों की सेलुलोज की, लेकिन ये पेप्टाइडोग्लाइकन ऐसा है जिसमें सेलुलोज देखने को नहीं मिलता। ठीक है, सेलुलोज देखने को नहीं मिलता, इसीलिए नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल की जब बात होती है तो वहां दो होते हैं। ठीक है, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल, ये दो तरह के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला तो उसमें आपने पढ़ लिया, किसको, पेप्टाइडो ग्लाइकोन को। दूसरा होता है आपका काइटीन, इसको आप लोग चिटीन पढ़ते हो, है ना, इसको आप लोग चिटीन भी पढ़ते हो। ये चीज समझ आ रही बात। तो नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल तुमसे पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल, तो ऑप्शन होता है उसमें, जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये ऑप्शन आता है, पहला तो होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, दूसरा होता है, सॉरी बी ऑप्शन होता है आपका काइटीन, सी होता है आपका, एक मिनट, सी हो गया आपका, हो गया सी। आप किसका लिखें, चलो इसका लिख देते हैं। ठीक है, हेमीसेलुलोज, एंड डी लिखते हैं, डी लिख देंगे लिग्निन, लिग्निन, ये लिग्निन लिखे हैं। ठीक है, LIGINE, ठीक है, लिग्निन। ठीक, ये है लिग्निन,
ये लिखनी लिख दी। अब हमने क्वेश्चन का ऑप्शन बनाना शुरू किया। ये देखो 4 ठो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल, ठीक है। तो अब ऑप्शन, पहला ऑप्शन ए एंड बी, दूसरा ऑप्शन बी एंड सी, तीसरा ऑप्शन ए बी सी एंड डी, चौथा ऑप्शन ए सी एंड डी। इसमें आप जब देखोगे ना तो आपको पता होना चाहिए, हमने पहले ही बता दिया कि नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल जो होंगे वो कौन से होते हैं, 2 तरह के होते हैं, है ना। एक होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन और दूसरा होता है काइटिन, 2 ही होते हैं। तो अब इसमें आपको देखना होगा कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन कहाँ है ससुरा। अब यहाँ मिल गया, हाई है पेप्टाइडोग्लाइकॉन यद्दे और काइटिन है यद्दे, तो दोनों ऑप्शन सही है। ए एंड बी ऑप्शन इज राइट। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, दैट इज वन क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is non cellulosic cell wall, ठीक है। और इस बात का ध्यान देना, क्वेश्चन बोला क्या, नॉन सेलुलोजिक बोला है। इस क्वेश्चन को पता नहीं लोग गलत क्यों कर देते हैं, हमको समझ नहीं आता। नॉन सेलुलोजिक बोला है, और जब भी पूछता है नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल तो वो लोग हेमिसेलुलोज को पता नहीं क्यों करके आते हैं। हेमिसेलुलोज, एक इसमें एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जिसमें ओनली सी रहेगा। मान लो इसमें ऑप्शन बनाया जाए तो एक ओनली सी रहेगा, ठीक है। तो उसमें लोग सी को मोस्टली लगा के आते हैं। ऐसा क्यों करते समझ नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए तो इस बात का ध्यान दीजिए, ठीक है, कि नॉन बोला है, नॉन सेलुलोजिक, सेलुलोजिक नहीं बोला है, नॉन सेलुलोजिक बोला, ठीक है। क्लियर है यहां तक? आयुष क्लियर हुआ? अभिषेक? हाँ सर, थोड़ा समझ में आया। ठीक है। अभी आप बहुत लेट आए हो इसीलिए आपको क्या बताऊं मैं, अभी आपको टाइम पे आ जाना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। और अभिषेक, अभीष्ट, अनुष्का, अलीशा, आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर, क्लियर होगा। ये से समझ आ रहा है। ठीक। अब देखो, ये तो हो गया तुम्हारा किसका, अभी हम लोगों ने सेल वॉल पढ़ा है बस, ये है ना, सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन होता है तो उसमें पहला कौन हो गया, मोनेरा। मोनेरा में देखने को क्या मिलता है, सेल वॉल पॉजिटिव, दैट इज, और मोनेरा की जो सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो तभी तो इसको क्या बोलते हैं, मोनेरा। मोनेरा मतलब, तभी तो इसको किस में रखे हैं, प्रोकैरियोट्स, किसमें रखे हैं, प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में, तभी तो इसको प्रोकैरियोट में रखे हैं, सब पी गायब हो गए, प्रोकैरियोट में रखे हैं, ठीक है। तभी तो प्रोकैरियोट में रखे। प्रोकैरियोट में रखने का मतलब क्या था, यही रीजन था। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो किस टाइप की होती है, सेलुलर। कैसी होती है, सेलुलर होती है। कैसी होती है, सेलुलर, ठीक। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट इसमें बहुत हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पे। जैसे ये इट शुड बी पॉसिबल कि ऑटोट्रॉफ होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे। यदि ऑटोट्रॉफिक होंगे तो इनके अंदर क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी एटलीस्ट होगा, एटलीस्ट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी तो होगा ही होगा, ठीक है। और दूसरे कौन से होते हैं, हेट्रोट्रॉफ। क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। अच्छा, अब इस पॉइंट को यहां नोट कर लो, ठीक है। इस पॉइंट को आप यहां नोट कर लीजिए कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग अभी पढ़े मोनेरा का, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन मोनेरा, हम लोगों ने पहली बात क्या बोली, पहली बात बोले कि ये ऑटोट्रॉफी होता है ना, ऑटोट्रॉफिक होगा। ऑटोट्रॉफिक होगा तो उसके अंदर क्या हम बोले कि उसके अंदर एटलीस्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बी ये तो पाया जाना चाहिए। इन दोनों में क्या पाया जाना चाहिए, इन दोनों में एटलीस्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए तो होना ही होना चाहिए। मतलब हम ये कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यदि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ना हो, ठीक है, इस पॉइंट को कहीं नोट कर लो, इफ क्लोरोफिल ए एब्सेंट हो, ठीक है, देन क्या होगा, फोटोसिस्टम, ये है फोटोसिस्टम है, ठीक है, 1 and
टू, ये क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। क्या होंगे, एब्सेंट। फोटोस्टैट 1 एंड फोटोस्टैट 2 एब्सेंट होंगे। ये किसकी बात हो गई, ये हायर प्लांट की बात हो गई। ठीक है, ये हायर प्लांट की बेसिस बात हो गई। लोअर प्लांट में देखने क्या मिलता है, लोअर प्लांट में, लोअर प्लांट में देखने को मिलेगा कि यदि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए एब्सेंट है, यदि क्या हो, इफ क्लोरोफिल ए एब्सेंट, देन फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, फोटोसिंथेसिस स्टॉप क्यों होगा, ड्यू टू किसकी वजह से, फोटोसिंथेसिस स्टॉप इसलिए होगा क्योंकि उसके पास क्वांटासोम एब्सेंट हो जाएगा। क्या एब्सेंट हो जाएगा, क्वांटासोम। इस बात का ध्यान देना। ठीक है, तो कोई भी मोनरा में भी हम बात करेंगे, यदि मोनरा में यदि ऑटोट्रॉफ है तो उसके अंदर एटलीस्ट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी होगा, लेकिन इन दोनों में क्या होना चाहिए, इन दोनों में भी पूछ ले कि क्या हो, ए होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये पहले पीएमटी का एग्जाम होता था, पीएमटी में उसमें आता था और एमसीक्यू भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहला, किसका, ऑटोट्रॉफ। अब हम किसकी बात करेंगे, बी वाला, जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, हेटरोट्रॉफ या हेटरोट्रॉफिक, है ना। हेटरोट्रॉफिक पढ़ रहे थे, तो दैट इज वो एनिमल या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे का खाना चुरा के खा जाते हैं, उसको बोलते हैं ना, हेटरोट्रॉफ बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉफ्स। जब वो हेटरोट्रॉफ्स है तो उस केस में देखने क्या मिलेगा, उस केस में देखने मिलेगा कि वो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर वो सभी मोनरा जो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं, जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उन सबको हम हेटरोट्रॉफ्स रखेंगे। तो हेटरोट्रॉफ्स में बहुत तरह के हो जाएंगे, जैसे सेप्रोफाइट्स, जैसे पैरासाइट, पैरासाइटिक। ठीक है, तो अलग अलग तरह के होंगे, सेप्रोफाइट्स होंगे, पैरासाइटिक होंगे। ठीक है, डिकम्पोजर्स होंगे। ठीक है, ये होंगे। इसी डिकम्पोजर को हम लोग बोलते हैं डेटेरिवोरस। ठीक है, डेटेरिवोरस होंगे, मतलब जितने भी हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, इसको हम हेटरोट्रॉफ हैं। समझ में आया, ये पूरा समझ में आया। ये मोनरा का अब मोनरा का बस हम जो क्लासिफिकेशन हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस जो क्लासिफिकेशन हुआ है, हमने अभी उसको पढ़ा है, उसको देखा है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड किंगडम। ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट किंगडम हो गया। सेकेंड किंगडम कौन हो जाएगा, सेकेंड किंगडम हो जाएगा आपका, सेकेंड किंगडम हो जाएगा आपका, यहाँ नोट करता हूँ सेकेंड से, सेकेंड किंगडम हो जाएगा प्रोटिस्टा, है ना, प्रोटिस्टा। अच्छा, प्रोटिस्टा की बड़ी खास बात क्या है, प्रोटिस्टा जो सेल वॉल है ये यूकैरियोट्स, देखो ध्यान रखना, प्रोकैरियोट सिर्फ एक ही है, मोनरा। इसके बाद जितने भी होंगे सभी के सभी यूकैरियोट्स होंगे, जितने भी होंगे सभी के सभी क्या होंगे, यूकैरियोट्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यूकैरियोट्स। ये क्या हो जाएगा, यूकैरियोट। इसके अंदर क्या देखने मिलेगा, सेल वॉल पाया जाएगा। इसके अंदर कुछ में होगा, कुछ में नहीं भी हो सकता है। तो इसमें हम लिखते हैं सम टाइम। ठीक है, सम टाइम, या फिर इसी को बहुत लोग लिखते हैं मे बी और मे बी नॉट। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एग्जैक्टली है, तभी तो वो क्या है, यूकैरियोट्स है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, पॉजिटिव है। सेल सॉरी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है। क्या है, सेलुलर। और ये भी किस तरह के होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी ऑटो एंड प्लस हेट्रो। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, ये ऑटो प्लस हेट्रो लिखे हैं और यहाँ पे और भी है, दोनों है,